हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, व्याख्याता भूगोल, आप सभी का लकी एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बात हमारी 11th आर्ट्स की चल रही है, जियोग्राफी, और जियोग्राफी का दूसरा चैप्टर हमने चालू करा दिया है। और दूसरे चैप्टर का जो नाम है वो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास है, जो आपके सामने चल रहा था। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था उसमें कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें दो परिभाषाएं आपके लिए पहले चैप्टर में दी गई हैं, जो थोड़ा चेंज होकर आया है कोर्स। उसमें दो परिभाषा हमने अल्फ्रेड हैटनर और रिचर्ड हार्टसॉन के द्वारा आपके लिए बताई थी। उसके बाद हमने उसी चैप्टर की कुछ चीज़ें आपके लिए और बताई थी जो रह गई थी हमसे थोड़ी सी। उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, और उसमें हमने आपके लिए ब्रह्मांड की 3 परिभाषाएँ दी कि ब्रह्मांड की परिभाषा 3 थी और वो हमने आपको दी। और उसके बाद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मांड की अवधारणाएं दी। उसके बाद में कि ब्रह्मांड की 2 अवधारणाएं दी थी, जियोसेंट्रिक अवधारणा और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। और जियोसेंट्रिक अवधारणा मैंने बताई थी 140 ईसा पूर्व में क्लाडियस टोलेमी नामक विद्वान ने दी थी, जो मिस्र यूनानी परंपरा के प्रख्यात यानी विख्यात विद्वान थे। और उन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा दी और बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। जबकि कोपरनिकस महोदय आए 1543 ईस्वी में और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी और उसके माध्यम से बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। तो ये 2 अवधारणा हमने ब्रह्मांड की दी। और उसके बाद में आगे हम फिर चल रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक सिद्धांत दिया गया आपकी किताब में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार इसमें से क्वेश्चन आया और आता है। आगे भी आप जब कंपटीशन की तैयारी करते रहोगे, 11th के बाद 12th और 12th के बाद में जब आप कंपटीशन तैयारी करोगे, चाहे वो एसटीसी हो, बीएड हो, चाहे वो आप बड़ी तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की, टीचर है या फिर आप आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, तो उस समय ये जो सिद्धांत है और जो ये चीज़ आप पढ़ रहे हो भौतिक भूगोल के माध्यम से, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगी। ये हमारी एक्चुअलिटी में क्या है, नींव है। इस नींव को हम यहीं से मजबूत करेंगे। आगे आप फिर मकान खुद खड़ा कर सकते हैं। एक बार ये समझ में आ गई, फिर आप धीरे धीरे उसका व्याख्यात्मक विस्तार है वो आगे और आपको मिलता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें यहीं तक सीमित रह जाती हैं, आगे और अच्छे तरीके से आपको दिखाई देंगी। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत की। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है जिसको हम बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या है, अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये जो सिद्धांत है ये ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। सबसे जो मान्यता दी गई है सबसे अधिक, वो इसी सिद्धांत को दी गई है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है। अब बिग बैंग जो सिद्धांत है ये बेल्जियम एक देश पड़ता है और उस देश के बहुत ही अच्छे खगोलज्ञ बोलते हैं, जो अंतरिक्ष का अध्ययन करता है, आकाशीय अध्ययन करता है, वो थे। और पादरी बोलते हैं, चर्च जो होता है उसका जो फादर होता है उसको पादरी बोलते हैं अपन। तो ये बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी थे और उनका नाम था जॉर्ज लेमेंटर। क्या नाम था उनका? जॉर्ज लेमेंटर। अब ये कहीं कहीं आपको आपकी किताब में जॉर्ज लेमेंटियर भी लिखाई देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लेमेंटियर भी दिखाई देता है तो भी सही है, क्योंकि वहाँ की भाषा में उसको लेमेंटियर ही बोला जाता है। तो जॉर्ज लेमेंटर या लेमेंटियर ने ये 1960 से 70 ईस्वी के मध्य में ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत, वो दिया था। एक बार ध्यान से देख लीजिए। बिग बैंग सिद्धांत बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेंटर या लेमेंटियर के द्वारा 1960 से 1970 ईस्वी के मध्य दिया गया। इन्होंने बताया, इस सिद्धांत में ये बता रहे हैं, इन्होंने बताया कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले, या उसको लगभग 14 अरब वर्ष पहले हम कह देते हैं। तो 14 अरब वर्ष पहले एक विशालकाय अग्निपिंड था, यानी वायुमंडल में एक बहुत ही बड़ा पिंड था जो अग्निपिंड था, यानी आग के समान तप्त था और गति कर रहा था वो, क्योंकि ये भारी पदार्थों से मिलकर के बना हुआ था। भारी पदार्थों में जैसे कहूँ तो लोहा, निकेल, ये चीज़ें क्या होती हैं, भारी पदार्थों में आती हैं। ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, इनका तापमान और घनत्व हमेशा उच्च रहता है, बहुत ऊंचा बना रहता है। इसीलिए विशालकाय अग्निपिंड था जो भारी पदार्थों से बना हुआ था और अधिक तप्त यानी गर्म था और गतिशीलता गति कर रहा था, घूम रहा था। अचानक इसके तापमान और घनत्व में वृद्धि होती है। अचानक क्या होता है, इसका तापमान और घनत्व वो दोनों एक साथ और बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये विस्फोट हो जाता है इसमें, इस पिंड में। और विस्फोट के कारण क्या होता है, इसके जो पदार्थ थे, सभी जो भारी पदार्थ थे वो अलग अलग हो जाते हैं। और जैसे ही ये पदार्थ अलग हुए,
अलग होकर के जगह जगह ये गिरने लगे तो ये फिर ठंडे हुए, ठंडे होकर के समूह या पिंडों के रूप में रहने लग जाते हैं। समूह बना लेते हैं या पिंड बना लेते हैं और उनमें बट जाते हैं और वैसे ही रहने लगते हैं। और कहा गया है कि इन्हीं पदार्थों का जो समूह है या यही जो पदार्थ थे या पदार्थों का समूह था वही ब्रह्मांड के तत्व कहलाए। यानी इसी की ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के तत्व जो उत्पत्ति हुई है, मैं आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति बता रहा हूँ और ब्रह्मांड के साथ साथ में इसके तत्वों की उत्पत्ति भी साथ में ही हुई है। तो यही तत्व ब्रह्मांड और उसके तत्व कहलाए। अब ब्रह्मांड के तत्व कौन कौन से हैं? जैसे ग्रह हुआ, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे, उल्कापिंड, उल्कास्म, क्षुद्र ग्रह, ये सभी क्या हैं? ब्रह्मांड के तत्व हैं जिनको हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, इसी पाठ में पढ़ने वाले हैं और हर चीज को पढ़ेंगे, हर चीज दे रखी है। हम इस पाठ में आपको तारे की उत्पत्ति बताएंगे कैसे होती है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, सौरमंडल क्या है और सौरमंडल के सभी ग्रहों का हम वर्णन आपको कराएंगे, उपग्रह के बारे में हम बताएंगे और उल्कापिंड या उल्कास्म क्या होता है उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ये सभी आपके लिए, और पृथ्वी की उत्पत्ति खास करके उसके सिद्धांतों को भी हम बहुत सरल भाषा में आपके लिए बताने वाले हैं। तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो भी बहुत सरल भाषा में। फिलहाल बिग बैंग सिद्धांत यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत आपके सामने है, आप इसे नोट कर लीजिए। दूसरी बात मैं एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूं, बहुत ही सरल और संक्षिप्त भाषा में है, आपको तुरंत याद होगा। मैंने बताया कि यह सिद्धांत जो है बिग बैंग सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये सर्वमान्य, जो ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। दूसरी बिग बैंग सिद्धांत था वो बेल्जियम के खगोलज्ञ यानी अंतरिक्ष के ज्ञाता हुए और पादरी हुए, उनका नाम था जॉर्ज लेमेंटियर। इन्होंने 1960 से 1970 ईस्वी के मध्य में ये जो सिद्धांत वो दिया था बिग बैंग सिद्धांत, और इन्होंने बताया था कि लगभग 13.7 या 14 अरब वर्ष पहले एक विशालकाय अग्निपिंड था जो भारी पदार्थों से बना हुआ था। यह अधिक तप्त यानी गर्म और गतिशील था। अचानक इसके तापमान और घनत्व में वृद्धि होती है और जिससे इसमें विस्फोट होता है। विस्फोट से इसके सभी पदार्थ अलग हो गए और ठंडे होकर के समूह या पिंडों में बट गए, समूह और पिंडों में बट गए। यही पदार्थों के समूह जो थे वो ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के तत्व कहलाए। और ब्रह्मांड के तत्व आपके सामने कौन कौन सी चीज़ है, अब इसको आप नोट कर लीजिए और रिवाइज कीजिए। आगे चलते हैं। हाँ तो देखिए आगे चल रहे हैं और आगे मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में 1920 ईस्वी में क्या होता है, एक विद्वान थे एडविन पी हब्बल, उनका नाम था एडविन पी हब्बल, और उन्होंने बताया था कि दृश्य पथ में, दृश्य पथ का मतलब होता है, पथ का मतलब रास्ता और दृश्य का मतलब दिखाई देने वाला, यानी जो हमें चीज़ दिखाई देती है ऊपर ब्रह्मांड की ओर, उस दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यानी धीरे धीरे ब्रह्मांड है इसमें विस्तार हो रहा है, फैल रहा है। ये कहने का मतलब ये है, ये विद्वान ये कह रहे थे 1920 में आकर के इन्होंने कहा है एडविन पी हब्बल महोदय ने कि हमें जो दिखाई देता है ब्रह्मांड उसका क्या है, विस्तार हो रहा है। अब ब्रह्मांड का विस्तार होने का मतलब क्या है साहब, तो ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के मध्य है वो दूरी बढ़ना है। यानी आकाश गंगाएं पाई जाती हैं ब्रह्मांड में और उस ब्रह्मांड में पाई जाने वाली आकाश गंगाओं के मध्य की जो दूरी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और जब आकाश गंगाएं फैलती जा रही है, उनके मध्य में दूरी बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या है, हमारा जो ब्रह्मांड है उसका आकार है वो और विकसित होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। उसके बाद में एक श्रीमान और महोदय एक और हुए, उनका नाम था हॉयल महोदय ने ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था संकल्पना दी है। इन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि साहब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड एक ही जगह स्थिर है और वो अपनी अवस्था में एक ही जगह पर है, इसलिए उन्होंने स्थिर अवस्था की संकल्पना दी। और स्थिर अवस्था का मतलब मैं कहूँ तो इसका मतलब यह है कि जो ब्रह्मांड के तत्व हैं या ब्रह्मांड के जो तत्व समूह बना करके रह रहे हैं वो उसी स्थान पे हैं जिस स्थान पे वो उस समय विस्फोट के बाद में गिर पड़े थे, उसी समय पर स्थिर हैं। और ये स्थिर अवस्था संकल्पना इसी से आपकी निकल के आई है और ये दी है साहब हॉयल ने। एक नंबर का क्वेश्चन आता है स्थिर अवस्था की, ब्रह्मांड स्थिर अवस्था की संकल्पना किसने दी है, तो वो हॉयल महोदय ने दी है। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ क्या है, तो आकाश गंगाओं के मध्य दूरी बढ़ना है। और ये किसने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो वो एडविन पी हब्बल ने बताया। कब बताया, तो ये 1920 ईस्वी में बताया। आगे चल रहे हैं हम पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों की ओर कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है, उसके अनेक सिद्धांत बन करके आए। और ये पृथ्वी की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वो कई सिद्धांत हैं, वो हमें बताते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसके कारण क्या थे पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों का।
तो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत सबसे पहला जो दिया है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में पहला जो सिद्धांत दिया था वो दिया था एक फ्रांसीसी विद्वान हुए थे, कास्ते द बफन। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत कास्ते द बफन के द्वारा दिया गया, और यह दिया गया 1749 ईस्वी में। कब दिया गया? 1749 ईस्वी में दिया गया, और यह सर्वमान्य सिद्धांत था उस समय। 1749 ईस्वी में कास्ते द बफन के द्वारा यह सिद्धांत वो दिया गया, पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो अब पृथ्वी की उत्पत्ति के अब अनेक जो सिद्धांत चल करके आए हैं, वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जो वर्तमान में प्रचलित और आपकी किताब में दिए गए हैं, आपकी सिलेबस में दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। हाँ, तो देखिए आगे चलते हैं हम। अब कास्ते द बफन ने सबसे पहला सिद्धांत दिया पृथ्वी की उत्पत्ति का 1749 ईस्वी में, लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद में आने वाले सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग थे साहब? अब पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत दो प्रकार के हैं साहब। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला जो सिद्धांत है वो है अद्वैतवादी सिद्धांत, और दूसरा है द्वैतवादी सिद्धांत। नंबर 1 अगर मैं बात करूं अद्वैतवादी, और नंबर 2 द्वैतवादी सिद्धांत। इस प्रकार दो भागों में बांट दिया है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों को। अब तुम कहेंगे कि सर ये जो अद्वैतवादी और द्वैतवादी चीज़ें ये है क्या चीज़ है एक्चुअलिटी में? तो देखिए मैं बता देता हूँ आपके लिए। अद्वैतवादी सिद्धांत के आधार पर, यानी वे सिद्धांत जो पृथ्वी की उत्पत्ति केवल किसी एक ही तत्व से मानते हैं, कोई एक ही वस्तु से मानते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति, वो कहलाती है अद्वैतवादी। और द्वैतवादी यानी वे सिद्धांत जो पृथ्वी की उत्पत्ति को किन्हीं दो तत्वों के संयोग से मानते हैं, दो तत्वों के मिलने से या दो तत्वों के टकराने से मानते हैं, वो कहलाता है अद्वैतवादी, द्वैतवादी। द्वै का मतलब दो, द्वैत यानी तत्वों से मानते हैं। वे सिद्धांत जो पृथ्वी की उत्पत्ति को दो तत्वों के संयोग से या तीन तत्वों के संयोग से मानते हैं, वो कहलाते हैं द्वैतवादी सिद्धांत। अद्वैतवादी वे सिद्धांत जो पृथ्वी की उत्पत्ति को केवल किसी एक ही तत्व के संयोग से मानते हैं, एक ही तत्व से मानते हैं, वह अद्वैतवादी सिद्धांत कहलाता है। अब अद्वैतवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? वो केवल दो, पृथ्वी के दो उत्पत्ति के दो सिद्धांत हैं। कौन कौन से? पहला है कांट का। एक महोदय हुए जर्मनी के, उनका नाम था इमैनुअल कांट, और ये कांट महोदय ने एक संकल्पना, एक सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत था वायव्य राशि संकल्पना, वायव्य राशि संकल्पना, और ये इन्होंने 1755 में दी थी। अब ये क्या है वो मैं आपके लिए आगे बता रहा हूँ, थोड़ा डीपली जा करके, और बहुत ही सरल और संक्षिप्त भाषा में बताने वाला हूँ, जो आपको कम से कम 4 या 5 मिनट में याद होने वाला है। बस ज़्यादा याद करने के लिए भी समय आपको लगेगा नहीं, 4 से 5 मिनट आपके लिए लगेंगी उसे याद करने में। प्रत्येक सिद्धांत को याद करने में इतना ही समय लगेगा, 4-4 मिनट का, ये लगा लो। जैसे ही मैंने लिखा, आपके लिए नोट बनवाया, आपने एक बार पढ़ा और याद आपको, ये गारंटी है। तो कांट ने दिया है पहली संकल्पना वायव्य राशि संकल्पना 1755 ईस्वी में। दूसरी आई लाप्लास की निहार का परिकल्पना, इन्होंने दिया निहार का संकल्पना, इसका ही संशोधित रूप है इसमें थोड़ा सा, और ये इन्होंने 1796 ईस्वी में दी है। आगे चलते हैं द्वैतवादी सिद्धांत। द्वैतवादी सिद्धांत आपकी किताब में वैसे तो 4 दे रखे हैं, लेकिन मैं आपके लिए 5 कराने वाला हूं यहाँ पर। अब वो कौन कौन सी हैं? तो पहली जो संकल्पना है वो चैम्बरलिन और मोल्टन, 2 विद्वान हुए, उन्होंने दी थी ग्रहणु परिकल्पना, और ये दी है उन्होंने 1905 ईस्वी में। अगली है जेम्स जीन्स, ये जो विद्वान थे जेम्स जीन्स, इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत 1919 में प्रारंभ कर दिया। बाद में 1921 में इसमें एक और विद्वान जुड़े, उनका नाम था जेफ्रेज महोदय, और इन्होंने दोनों ने मिलकर के एक संकल्पना दी, उसका नाम है ज्वारीय परिकल्पना या संकल्पना, कुछ भी कह सकते हैं आप इस सिद्धांत को। तीसरी है रसेल की द्वैतारक संकल्पना। इससे तो पता ही चल रहा होगा, द्वैतारक यानी दो तारों के संयोग से जो पृथ्वी की उत्पत्ति बता रहा है वो रसेल महोदय हैं। अगली है हॉयल की अभिनव तारा संकल्पना। हॉयल महोदय जो अभी मैंने बताया आपको, उन्होंने ब्रह्मांड की स्थिर विकास की संकल्पना दी है, स्थिर अवस्था की संकल्पना दी, वही हॉयल महोदय थे, और इन्होंने अभिनव तारा संकल्पना दी है 1939 ईस्वी में। इन्होंने ही केवल एकमात्र ऐसे एक ही विद्वान है जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति किन्हीं 3 तत्वों के या 3 तारों के संयोग से बताई है। ये मैं बताऊंगा आगे आपके लिए किस प्रकार से बताई है। और अंत में, सबसे अंत में आती है आपकी ओटो सिमिड। एक महोदय हुए, इनका नाम था ओटो सिमिड, और इन्होंने दी है अंत तारक धूल संकल्पना, और ये इन्होंने 1943 ईस्वी में दी है। अब इन्होंने बताया, इन्होंने केवल एकमात्र ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने जो पृथ्वी की उत्पत्ति बताई है वो गैस, धूल के कण और कुछ
सूक्ष्म कण और वायु के माध्यम से बताई है, गैसों के संयोग से बताई है, धूल के कणों के संयोग से, और कुछ सूक्ष्म कण और वायु के संयोग से बताई है। अब वो कैसे बताई है वो भी मैं आपके लिए आगे बताने वाला हूँ, आगे विस्तार से। अभी फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए SI, जिससे आपको याद करने में सहायता मिलेगी। अगर ये याद हो गया तो मान लीजिए आपको सारे सिद्धांत याद हो गए एक ही बार में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है जो आपको याद करने वाली ज़्यादा है। बाकी तो एक सिद्धांत है, दूसरे सिद्धांत का संशोधन है, वो कैसे होगा वो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, आप इनको नोट कर लीजिए। और आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।